वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड लिटरेचर की कंपैरेटिव स्टडी की बात करने जा रहे हैं। वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर बेसिकली हम उन सारे राइटर की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो इसके अलावा मैंने प्रीवियसली वुमेन राइटिंग और जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की कंपैरेटिव स्टडी पे मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आपको उन सारी वीडियोस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, ठीक है, मॉडर्न लिटरेचर, इससे रिलेटेड भी हम पहले प्रीवियसली कंपैरेटिव स्टडीज़ को मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो करते हैं आज की वीडियो, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर नॉवेलिस्ट भी इंक्लूड थे, पोएट भी इंक्लूड थे। तो सबसे पहले हम नॉवेलिस्ट की बात करते हैं। ये 3 नॉवेलिस्ट हमारे पास। पहला है फ्रांस काफ्का, दूसरा एल्बर्ट कैमू एंड तीसरे हैं गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। फ्रांस काफ्का की बात करें तो ये एक ज्यूइश राइटर थे जिन्होंने 1883 में पैदा हुए, 1924 में इनकी डेथ हो गई। टीबी इनकी कोज ऑफ डेथ थी, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के अंदर द मेटामॉर्फोसिस, द ट्रायल, द कासल आते हैं। और इनके फ्रेंड थे मैक्स ब्रॉड, जिनको इन्होंने कहा था कि मेरी डेथ के बाद मेरी सारी राइटिंग्स को आपने जला देना है, लेकिन मैक्स ब्रॉड ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने इनकी राइटिंग्स को पब्लिश करवाया था। एंड देन इन्होंने इनकी यूनिक बात ये थी कि इन्होंने अपनी राइटिंग स्टाइल के अंदर एक न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था अंडर द नेम ऑफ काफ्काएस्क। ये जो काफ्काएस्क है, मैं इसको डिटेल से डिस्कशन कर चुकी हूँ इसी वीडियो के अंदर, जब हमने इनको डिटेल से देखा था, यानी ये जो फ्रांस काफ्का की बायोग्राफी की वीडियो के अंदर। आपको ब्रीफली बता दूं कि जो फ्रांस काफ्का होती है, काफ्का एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर सेंसलेस कॉम्प्लेक्सिटी, डिसओरिएंटेशन, एलियनेशन, आइसोलेशन जैसे कॉन्सेप्ट जो है राइटर हाईलाइट करते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ों को हाईलाइट किया है राइटर ने अपने वर्क्स के अंदर बाय चूजिंग दिस टेक्निक। इनका जो हमने वर्क पढ़ा दैट इज द मेटामॉर्फोसिस, 1915 के अंदर ये नोवेल पब्लिश करवाया गया है, जिसके अंदर एग्जिस्टेंशियलिज्म और एब्सर्डिज्म के थीम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास है एल्बर्ट कैमू। ये एक फ्रेंच राइटर थे, 1913 में ये पैदा हुए हैं और 1960 में इनकी कार एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई है। 46 ईयर इनकी एज थी जब इनकी डेथ हुई। और ये जॉन पॉल सार्ट्रे के बहुत अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं। बट ये हुआ था कि इनकी जॉन पॉल सार्ट्रे के साथ थोड़ी सी फ्रेंडशिप में क्लैश आ गई थी। दैट्स वाई वो लिखते हैं, जॉन पॉल सार्ट्रे लिखते हैं कि इनसे अच्छा मैंने इनके बाद कोई फ्रेंड को नहीं पाया। एनीवेज 1957 को इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है एट द एज ऑफ 44। इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो हैं द स्ट्रेंजर, ठीक है, द सेम प्लेग 1947 के अंदर, द फॉल, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। इसके अलावा द मिथ ऑफ सिसिफस बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर वो ना एब्सर्डिज्म की इन टेक्निक्स को, जो मूवमेंट थी उसकी बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। और एब्सर्डिज्म जैसे मैंने आपको बताया, और इनके अकॉर्डिंग जो एब्सर्डिस्ट आइडियाज़ इस तरह हैं कि जो वर्ड है वो एब्सर्ड है, ठीक है ना। अब वर्ड है मीनिंगलेस है, एब्सर्ड है, बट अ पर्सन अगर एक्सेप्ट कर लेता है द मीनिंगलेसनेस ऑफ द वर्ड को, देन ही कैन फाइंड आउट द रियलिटी ऑफ द वर्ड, ठीक है। और जो हमने इनका वर्क पढ़ा था दैट इज़ द स्ट्रेंजर, द आउटसाइडर, सेम नाम है। 1942 के अंदर ये वर्क पब्लिश करवाया गया था। इस वर्क को एब्सर्डिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म की टेक्निक्स अगेन वहीं इनके अंदर देखने को मिलती है। जब ये वर्क इंग्लैंड में पब्लिश करवाया गया था तो इसे आउटसाइडर का नाम दिया गया, और इसी तरह जब ये वर्क यूएस में पब्लिश करवाया गया तो इसे द स्ट्रेंजर का नाम दिया गया था। देन हमारे पास है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, जो एक कोलंबियन राइटर थे। 1924 में ये पैदा हुए और 2014 में इनकी डेथ हो गई। ही आल्सो गॉट नोबेल प्राइज, ठीक है, इन लिटरेचर फॉर हिज वर्क 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड की बेस पे इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है। 1982 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसके अलावा इनके वर्क्स की बात करें तो क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड इनका वर्क था, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क था। लव इन द टाइम ऑफ कोलरा, ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। ये अपने वर्क्स के अंदर मैजिकल रियलिज्म, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। और इन्होंने जो अपने ग्रैंडफादर से इन्फ्लुएंस होकर, मीन्स के ग्रैंड पेरेंट्स से, बेसिकली दोनों से, ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर दोनों से इन्फ्लुएंस्ड होकर अपनी राइटिंग्स को लिखा था। यानी जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ कि इनके जो ग्रैंड मदर थे, मदर थी, वो इन्हें बताया करती थी स्टोरीज़ को इन अ वेरी रियलिस्टिक स्टोरीज़, यानी मीन्स के स्टोरीज़ होती थी, ठीक है, मैजिक बेस, लेकिन रियलिस्टिक मैनर के अंदर वो हाईलाइट बताती थी इन्हें। तो इन्हीं टेक्निक को इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर हाईलाइट किया है। जो हमने इनका वर्क पढ़ा है दैट इज़ 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, दैट वाज पब्लिश इन 1967। उसके अंदर राइटर ने मैजिकल रियलिज्म का, कॉलोनियलिज्म का, बनाना प्लांटेशन एंड बनाना मैसेकर का यूज़ किया। इसके अलावा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी राइटर ने यूज़ किया, और वो सारे एलिमेंट्स मीन्स के बनाना प्लांटेशन किस तरह है, किस तरह कॉलोनियलिज्म वहाँ पे स्टार्ट होगी, वहाँ मैसेकर किस तरह हुआ, ये सब कुछ राइटर हाईलाइट करते हैं इस नॉवल के अंदर। हमारे पास कुछ पोइट्स हैं, लेकिन हमारे पास जो स्पेनिश लिटरेचर के अंदर जो पोइट है वो हैं पैब्लो नेरूदा, ठीक है। 1904 में ये पैदा हुए हैं, 1974 में इनकी डेथ हो गई है। ये एक चिलियन पोइट थे, ठीक है। इन्होंने ज्वाइन की थी स्पेनिश सिविल वॉर को भी, और कम्युनिस्ट पार्टी के ये बहुत बड़े सपोर्टर थे और अगेंस्ट थे ये कैपिटलिज्म की ये अगेंस्ट थे। इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है 1971 के अंदर, और इनके इंपॉर्टेंट वर्क थे 1923 के अंदर पब्लिश होने वाली की इनकी फर्स्ट बुक क्री पर्क्यूला,
ये एक फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, तो आप इसको नेट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इवन के इसके अलावा ये अपनी सिंबोलिज्म की वजह से, कलोनियलिज्म के अगेंस्ट लिखने की वजह से, अपने थीम और नेचर की एक तो थीम्स, दूसरे नंबर पे नेचर की डिपिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। मीन्स कि इनका राइटिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट था, और इनको एज अ कलोनियल और पोस्ट कलोनियल राइटर के तौर पे भी हमें इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें इनके देखने को मिलते हैं, यानी एज अ पोस्ट कलोनियल राइटर भी हमें इसे डिस्कस कर सकते हैं। और किस तरह वो एक पोस्ट कलोनियल राइटर थे, ये मैं अपनी इसी वीडियो जिसके अंदर मैंने इसकी डिटेल बयान की है, उसके अंदर मैंने डिफाइन किया। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने इसके जो वर्क्स पढ़े थे, बेसिकली पहला वर्क था, हमने इनकी 3 पोएम्स पढ़ी थी। तीनों पोएम्स 1950 में कैंटो जर्नल में पब्लिश हुई थी। और पहली थी अमोर अमेरिका, जिसका अमोर अमेरिका, ठीक है, जो इसकी फर्स्ट सेक्शन बेसिकली जो कैंटो जर्नल के अंदर उस सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया था, तकरीबन 15 सेक्शंस थे, ठीक है। और उन 15 सेक्शन के अंदर जो पहला सेक्शन था, अंडर द नेम ऑफ अ लैम्प ऑन अर्थ, उसकी फर्स्ट पोएम थी अमोर अमेरिका। ये एक अमोर अमेरिका हमने पढ़ी है। दूसरे नंबर पे द हैंग पैन है, जिसे इसके 5th सेक्शन जिसका नाम था द सैंड बिट्रियल के अंदर इंक्लूड किया गया। और जो दूसरी थी यू विल स्ट्रगल, ये इसकी इंपॉर्टेंट 3 पोएम्स थी जो हमने डिस्कस किया। जो यू विल स्ट्रगल इनकी कैंटो नंबर 13 से ली गई थी। तो हमने बस ये तीन ही पोएम्स पढ़ी हैं इनकी। तो अगर आप ये पोएम्स देखना चाहते हो तो इनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारी वीडियोस का मैं लिंक पेस्ट कर दूंगी। और ये याद रखिएगा कि आपके सिलेबस के अंदर स्पेनिश लिटरेचर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 राइटर इंक्लूड थे। पहले थे पैब्लो नेरुदा एज अ पोएट, जिन्हें हमने पढ़ा है, और दूसरे थे गैब्रियल गार्सिया मार्केस, वही स्पेनिश लिटरेचर के अंदर ही आते हैं, जिनके 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड हमने पढ़ा था। अब पोइट्री सेशन के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। अब तीनों इंपॉर्टेंट राइटर्स को थोड़ा सा हम कंपैरेटिवली भी देखेंगे कि तीनों राइटर्स के अंदर हमें मोस्टली सूफीज़म देखने को मिलता है। पहला हमारे पास है सैयद अब्दुल्ला शाह गिलानी, मीन्स के जो बुल्ले शाह हैं, ठीक है, ये उनका पूरा नाम था। अच्छा, एनीवेज इनका टाइम स्पेन स्टार्ट होता है 1860 से और 1758 में इनकी डेथ हो गई है। ये एक पंजाबी राइटर थे और इन्हें किंग ऑफ सूफी पोइट्री भी कहा जाता है। और शाह इनायत कादरी जो इनके सूफी मेंटोर थे, और ये जो शाह इनायत कादरी मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, इनकी जो ज़ात थी अराई थी, लेकिन जो बुल्ले शाह थी इनकी जो ज़ात थी वो सही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बुल्ले शाह को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा एंड सो ऑन, ठीक है। और इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो बुल्ला की जाने मैं कौन, तेरा इश्क न चाहे, ये इंपॉर्टेंट इनकी पोइम्स थी। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हें सईद की बेस पे, मीन्स कि ये खुद सईद थे, और इनके जो ट्विटर थे यानी मेंटोर जो इन्होंने चूज़ किए थे शाह इनायत कादरी, वो थे अराई, जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था उस वक्त। जब ये मीन्स कि ये 17th सेंचुरी की बात हो रही है, तो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इन्हें प्रेजुडिस इन्हें क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था। यानी मीन्स कि इन्होंने ना डंकीज रख लिए थे, अपनी सारी ना हालत वगैरह को चेंज कर लिया था और सूफीज़म की तरफ चले गए थे, ठीक है। और इसके अलावा ये अपने वर्क्स के अंदर काफ़ी का यूज़ करते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियसली कि काफ़ी क्या होता है, जिसके अंदर में सूफिस्टिक कॉन्सेप्ट्स मीन्स के लव, लॉन्गिंग, ठीक है ना, स्पिरिचुअलिटी के थीम्स देखने को मिलते हैं। एंड देन इनके जो वर्क्स जो पोइम्स हमने पढ़ी है, जिसमें से फर्स्ट वन है एक नुक्ते विच गल मुक्ति, जिसका सेंट्रल थीम हमारे पास सूफीज़म ही है, ठीक है। यानी जो नुक्ता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, ठीक है। दूसरा रांझा रांझा करती, इसके अंदर मेटाफोरिकली राइटर ने बेसिकली सरफेस मैनर पे तो रांझा रांझा यानी हीर रांझे की स्टोरी का थोड़ा सा इन्होंने कॉन्टेक्स्ट लिया है, लेकिन डीपर मीनिंग बात करें तो रांझा रांझा बेसिकली वो अल्टीमेट लवर को डिफाइन कर रहे हैं। देन कर कतन वर तुहां करे, ये जो इनकी पोइम है थोड़ी सी लेंथी पोइम है, जिसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन अगेन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है वर्ड लिटरेचर के नाम से, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। अब वहाँ से देख सकते हैं सारे ही जितने भी आपके सिलेबस में मौजूद हैं उन सबको मैं डिटेल से डिफाइन कर चुकी हूँ। एंड देन जो हमारे पास है जलालुद्दीन रूमी, जो बल्ख में पैदा हुए हैं 1207 के अंदर, 1273 के अंदर इनकी कोनिया तुर्की में डेथ हुई है, ठीक है। इन्हें जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पर्शियन राइटर थे और इनके जो सूफी मेंटोर थे वो थे शमसुद्दीन। अब ये जो शमसुद्दीन है वो इनसे मिले थे और जब ये कोनिया गए थे, ठीक है। इन्हीं पे बेस करती इनकी जो पोइम है अ न्यू रोल, उसके अंदर ये इनकी भी बात करते हैं। एनीवेज इनके ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं, देखिए लाइक मसनवी, दीवाने शम्स तब्रेज़ी, फ़िही मफ़िही, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं कि इनके कौन से वर्क मकतूबात की सूरत में थे और कौन से वर्क्स इनकी लेक्चर की सूरत में थे। मीन्स कि अगर इसके फ़िही में फ़िही वर्क की बात करें तो ये कलेक्शन ऑफ रूमीज़ की लेक्चर्स की कलेक्शन थी, जिसे लेटर ऑन पब्लिश करवाया गया। फिर मकतूबात रूमी, ये इनके लेटर्स की कलेक्शन थी, जो बेसिकली इन्होंने अपने फ्रेंड्स और ट्यूटर्स वगैरह को, पीपल वगैरह को, डिसिपल्स वगैरह को बेसिकली लिखा। और इसी तरह जो मसनवी है ये इनका 6 बुक्स पे बेस करती पोइट्री की कलेक्शन थी, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये जो 4 पोइम्स हम सिलेबस में कवर कर चुके हैं, एक है अ न्यू रूल,
आ स्टोन आई डाइड, एनी सोल दैट ड्रैंक योर नेक्टर ऑल थ्रू एटर्निटी। ये पोइम्स ऐसी हैं जिसके अंदर, सब पोइम्स के अंदर हमें विजुअल इमेजरी, ठीक है, अनयूजुअल, ठीक है, विजुअल इमेजरी, मेटाफर और सिंबलिज्म और सूफीज़म के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से राइटर हाईलाइट करते हैं। बेसिक थीम सूफीज़म ही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं कि राइटर कहीं एटर्निटी की बात करें, कहीं नेक्टर की बात करें, कहीं स्टोन की बात करें, मीन्स के मेटाफोरिकली और इमेजरी का यूज़ करके राइटर डिफाइन करते हैं। जो लास्ट राइटर हमारे पास हैं दैट इज़ नाज़िम हिकमत यार, ठीक है। 1902 में सलोनिका में ये पैदा हुए, 1963 में मॉस्को में इनकी डेथ होगी। हार्ट अटैक इनकी कॉज ऑफ डेथ थी, ठीक है। ये एक तुर्किश कम्युनिस्ट पार्टी से ये बिलोंग करते थे। लाइक पैब्लो नेरूडा, ये भी कम्युनिस्ट को सपोर्ट करते थे और इन्होंने लिबरलिज्म के अगेंस्ट लिखा था, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें एक्साइल भी कर दिया गया था। ह्यूमन लैंडस्केप फ्रॉम माई कंट्री, ये इनकी एपिक पोएम है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि लिबरलिस्ट की साइड पे थे और कम्युनिस्ट की साइड पे थे। इन्होंने सपोर्ट किया था रशियन कम्युनिज्म को, ठीक है, अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, और जिसकी वजह से इन्हें एग्जाइल भी कर दिया गया था। और इनके ये जो वर्क है ना, हमने तीनों पढ़े, आई लव यू, आई थिंक ऑफ यू, द मिनिएचर वुमन। इसके अंदर अगर हम मेटाफोरिकली बात करें ना, तो आई थिंक ऑफ यू, आई लव ऑफ यू के अंदर हमारे पास मेटाफोरिकली 2 से 3 कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर वो ये भी बात करते हैं कि मैं अपनी कंट्री को याद करता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ बात करते हैं कि किस तरह मेरी आइडेंटिटी को छुपा दिया गया एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, लाइक आई लव यू, आई थिंक ऑफ यू, द मिनिएचर वुमन। तो मिनिएचर वुमन का तो कॉन्टेक्स्ट ही हमें इसमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो लिबरलिज्म के अगेंस्ट, कैपिटलिज्म के वो अगेंस्ट बात करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। एक थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि जो पोइट्री सेक्शन में हमारे पास एक स्पेनिश राइटर है जैसे पैब्लो नेरूडा, एक पंजाबी राइटर है लाइक बुल्ले शाह, एक पर्शियन राइटर है लाइक जलालुद्दीन रूमी, और एक तुर्किश राइटर है लाइक नाजिम हिकमत यार। और फिक्शनल के अंदर हमारे पास हैं गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस, ठीक है, जो स्पेनिश राइटिंग से बिलोंग करते हैं। दूसरा फ्रेंच राइटर हैं एल्बर्ट कैमू, और तीसरा है जर्मन राइटर, ठीक है, फ्रांज काफ्का। तो ये जो राइटर हैं आपने इनको याद रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। आई होप सो कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हमारे जो सिलेबस में ना इंक्लूड ही इस तरह किए गए हैं कि सेपरेट राइटर्स हैं, मीन्स के सेपरेट, कोई पर्शियन है, कोई तुर्किश है। एनीवेज अगर आप इसको डीप जाके इनकी स्टडीज़ को देखेंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह इसकी सारी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।